हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। इंडियन पॉलिटी की जो एक सीरीज़ चल रही है एम लक्ष्मीकांत की, उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट करा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और उससे पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 कंप्लीट कर लिया था, जो कि क्राउन रूल का हिस्सा था। क्राउन रूल से पहले हमने कंपनी रूल पूरा पढ़ा था, उसके बाद फिर क्राउन रूल की भी ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जैसा कि हमने देखा था कि जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर का जो एक था वो बढ़ा दिया था। मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे अब वो वाइसरॉय की वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी नहीं होंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से सबसे पहले जो नंबर थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के, उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? जो इंडियन ओरिजिनेटेड थे। इंडियन। और जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इंडिया में वाइसरॉय की तरफ से नॉमिनेट किए जाते थे। जो वाइसरॉय होता था वो इनको नॉमिनेट करता था, वाइसरॉय करता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। ऑफिशियल मेंबर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता था। उसके बाद इनकी क्या करा, इनकी मात्रा बढ़ा दी गई कि मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अब ज़्यादा होंगे, जितने पहले हुआ करते थे उससे ज़्यादा होंगे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनमें भी ज़्यादा होंगे, प्लस सेंट्रल में भी। ये मैं सेंट्रल लिखना भूल गया, लेकिन वो दोनों में ज़्यादा हो गए। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनकी मात्रा ज़्यादा थी। अब यहाँ पे क्या था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, इंडियंस जो थे, उनको जो बजट था, बजट डिस्कस करने की या फिर बजट पे क्वेश्चन करने की या फिर बजट से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं थी। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से इनकी पावर बढ़ा दी गई। अब ये हाँ बजट को इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते या फिर बजट को लेके कोई रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते, लेकिन हाँ बजट पे ये डिस्कशन कर सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं बजट के रिलेटेड, जब भी बजट पास होगा तब। इतनी पावर इनको दे दी गई। अब क्या चल रहा था वहाँ पे कि जो वाइसरॉय था वो बोलता था ना कि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे सिर्फ वाइसरॉय, वाइसरॉय किससे कांटेक्ट करके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स से थोड़ा सा कांटेक्ट करता था, राय लेता था और उसके कांटेक्ट करके बताता था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होंगे। लेकिन हाँ अब क्या हो गया कि वाइसरॉय जो अपने पसंद के लोग हो गए जो उनके पसंद के लोग थे उसको ही बस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना रहा था। मतलब जो उनकी वो करते थे, मतलब ये होता है ना कि गुलामी सी कर रहे हैं। इंडियन के कुछ राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वहाँ के जो राजा थे वो बहुत सी बार क्या था, ब्रिटिशर्स के बिल्कुल टट्टू हुआ करते थे, उनके आगे पीछे घूमते थे। पता नहीं क्या लालच होता था कि वो ब्रिटिशर्स की ही सुनते थे। तो जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वाइसरॉय, वो ऐसे ही लोगों को उठाते थे और उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना देते थे। जैसे राजा ऑफ बनारस हो गया, कई सारे और भी थे जो बने थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। लेकिन इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि हम बने नॉन ऑफिशियल मेंबर, जिसमें एक हो गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ लोग थे और एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये ऑब्जेक्शन उठ रहे थे कि भाई ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनेंगे ये वाइसरॉय की ही सिर्फ जो चॉइसेस है उससे नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो द वाइसरॉय वॉज नॉमिनेटिंग दी नॉन ऑफिशियल मेंबर बाय देयर चॉइस, मतलब वाइसरॉय अपनी चॉइस से जो सेलेक्ट कर रहा था, ये वाला जो एक था ये ख़त्म कर दिया गया। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है उनसे, प्लस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, दोनों से पहले बातें करेगा वाइसरॉय, फिर इनसे डिस्कस करेगा किसको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाना है। जो ये अपनी तरफ से भी लोगों को लेकर आएंगे उनको फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया जाएगा। अब वाइसरॉय की अपनी इकलौती पावर नॉन ऑफिशियल मेंबर को चूज़ करने की ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ये सेंट्रल की बात हो रही है, सॉरी ये जस्ट सेंट्रल की बात हो रही है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में है ये उनकी बातें हो रही है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव के किससे चूज़ करके बनेंगे? बंगाल चैम्बर से प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव से। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो वहाँ भी होते हैं ना, तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं अब वो चूज़ होंगे। तुम्हारा रिकमेंडेशन कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़,
ट्रेड एसोसिएट्स, ज़मींदार्स, इसकी भी स्पेलिंग गलत है और इसकी भी स्पेलिंग गलत है, तो उसको माइंड मत करना। ये सब लोग एक रिकमेंडेशन देंगे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस को चूज़ करने के लिए कि इंडियन से इंडिया का कौन कौन ऐसा इंसान है जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में बैठेगा अपनी बातें डिस्कस करने के लिए। अब इतना था सिर्फ इंडियन काउंसिल एक्ट से। इंडियन को बेसिकली ये जो था ना, ये एक तरीके से इलेक्शन का सिस्टम शुरू हो गया था यहाँ से। इसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ था इलेक्शन, लेकिन यहाँ से इलेक्शन का प्रावधान शुरू हो गया था यहीं से ही, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से ही। जबकि जो बजट में भी कुछ पावर मिली थी। बजट जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यूज़ करती थी वो 1860 से यूज़ करती थी, लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स इसको डिस्कस करते थे, क्वेश्चनिंग करते थे। लेकिन बाद में आके 1892 में थोड़ी पावर इसमें इंडियंस को भी दी गई है। अब इसके बाद आता है हमारा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका नाम है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या मैं इसको मिटा दूँ? ओके, मिटा दिया। इसको बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम में जो ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे थे उनका नाम था लॉर्ड मोर्ले, और जो वाइसरॉय ऑफ ये क्या लिख दिया, वाइसरॉय लॉन्गिट्यूड, सॉरी, जो वाइसरॉय थे जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड मिंटो। इन दोनों ने मिलकर ये वाला एक्ट बनवाया था, तो इसको बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। समझे? इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल भी प्लस प्रोविंसेस भी, इसमें इन्होंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तो बहुत सारी थी ना इंडिया में, क्योंकि प्रोविंसेस ही बहुत सारी थी, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो एक थी ना, तो उसकी पहले तादाद कितनी थी, उसमें कितने मेंबर थे? 16। इन्होंने सीधा 60 कर दिया उसको। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो तो बहुत सारी थी, सब में अलग अलग मेंबर्स थे, किसी में कितने थे किसी में कितने थे। वो ना तो मेंबर की क्वांटिटी याद रखना ज़रूरी है, ना फिर मेंबर जितने बड़े हैं वो याद रखना ज़रूरी है। मेन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग बढ़े। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, एक और चीज़ इन्होंने ध्यान दिया कि जो कितने भी लोग बढ़ जाएं, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर अब भी कम रहेंगे। मतलब जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ऑफिशियल मेंबर मतलब जो ब्रिटिश से अपॉइंट किए हुए मेंबर्स होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वही ज़्यादा हैं। अभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि इंडियंस सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कम हैं। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं जो बहुत सारी बनी हुई हैं इंडिया में, इसमें इंडियंस जो होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो ज़्यादा हैं ऑफिशियल्स मेंबर्स से, मतलब ब्रिटिश से जो अपॉइंट किए हुए मेंबर्स हैं उनसे। इस तरीके से मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में बढ़ाया गया था क्या, क्वांटिटी जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंक्रीज़ करी गई थी इस तरीके से। अब और पावर दे दी इसमें बजट से रिलेटेड इंडियन मेंबर्स को। अब इंडियन मेंबर्स क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं बजट का, रिजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं बजट को। उनकी पावर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इंडियन मेंबर्स की बजट को लेके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ये वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक था हमारे देश के लिए कि इससे ही हमारे देश के दो टुकड़ों में टूटने की शुरुआत हुई थी। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बने थे ना, तो उसकी जड़ यहीं से रखी गई थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि अगर कोई इंसान मुस्लिम है और वो इलेक्शन में खड़ा होता है, मतलब किसी भी किस्म के नॉन ऑफिशियल मेंबर बने गए, फिर इलेक्शन में ख़त्म होता है, तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम लोग ही देंगे और जो हिंदू है उसको हिंदू देंगे। इस तरीके से धर्म के आधार पर इन्होंने वोटिंग सिस्टम को दो टुकड़ों में बांट दिया था। अब यहाँ से क्या हो गया ना, लोग मुस्लिम का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हिंदू का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यहीं से जो शुरू होता है ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट, यहीं से शुरू हुआ था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में। किसने लेकर आए थे ये लेकर आए थे यही मोर्ले और मिंटो। ये हैं लॉर्ड मिंटो का ये वाला फ़ोटो है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म।
फादर ऑफ कम्युनलिज्म लॉर्ड मिंटो, इनको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनलिज्म। इन्होंने ही कम्युनलिज्म की शुरुआत करी थी। फ़िलहाल जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है इसमें इतना ही है। देन उसके बाद हम आगे के करेंगे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, देन उसके बाद साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 2 वीडियो और आएंगी, देन हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें ये सीरीज़ कंप्लीट करके ही ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो मच।